मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस की थी। किसके बेस पे? वॉइड्स के बेसिस पे, कि अपने पास जो क्लोज पैकिंग है उसमें जो वॉइड्स बनते हैं उनमें अगर पार्टिकल्स अरेंज किए हुए हों तो किस टाइप से अपन उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले इसी टॉपिक के ऊपर एक रिवीजन क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑक्साइड आयन एससीपी क्लोज पैकिंग में है, एससीपी क्लोज पैकिंग, और जो आयरन आयन है या फेरस आयन है, एफी आयन प्रेजेंट every 2 octahedral voids out of 3। ठीक है, फेरिक आयन प्रेजेंट एवरी 2 octahedral voids out of 3। 3 में से 2 octahedral voids के अंदर Fe आयन है, और ऑक्साइड आयन क्या है? क्लोज पैकिंग के फॉर्म में, एससीपी क्लोज पैकिंग फॉर्म में। अब हम लोगों ने क्या किया कि सपोज नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इन एससीपी पैकिंग इक्वल्स टू n, और पता है जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? 9 है। बट यहां पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनमें Fe आयन तो है, लेकिन एवरी 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आउट ऑफ 3 में से 2 में ही है। ठीक है, देन कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया Fe आयन ने? 2/3 पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो इन्होंने ऑक्यूपाई किया है। देन नंबर ऑफ Fe आयन occupied या Fe आयन occupied octahedral voids 2/3। ठीक है, देन नंबर ऑफ Fe आयन इक्वल्स टू 2/3 पार्ट किसका? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? n है, तो कितना हो गया अपने पास? 2n/3। अब देखो यहाँ पर अपन ने इन दोनों का रेशियो निकाला। Fe का कितना है? 2n/3। ऑक्सीजन कितना है? n है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आ गया? 2:3। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास? Fe2O3। ठीक है, तो ये अपने पास कैलकुलेशन हो गया इसके अंदर कि फेरिक आयन जो है या Fe आयन जो है वो कितना, Fe आयन ने कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया? 2/3 पार्ट को। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना है? n है, तो n का 2/3 पार्ट कितना हो गया? 2n/3। Fe की वैल्यू रखा, ऑक्सीजन की वैल्यू रखा, दोनों को सॉल्व कर दिया, देन Fe2O3। तो ये अपने पास एक और क्वेश्चन हो गया वॉइड्स के बेसिस के ऊपर। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, पैकिंग एफिशिएंसी। हाउ टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल्स और क्रिस्टल ग्रुप्स और यूनिट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। अब पैकिंग एफिशिएंसी किसकी निकालें अपन? पैकिंग एफिशिएंसी अपने पास है हेक्सागोनल, या अपने पास सीसीपी है, या बीसीसी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए थे कि सर बीसीसी का जो है पैकिंग एफिशिएंसी समझ में नहीं आया हुआ है, या बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का। तो यहाँ पर हम लोग इन सभी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की डेरिवेशन करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीपी। पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीपी और सीसीपी। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीपी और सीसीपी में होता क्या है कि एससीपी और सीसीपी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालें। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एससीपी और सीसीपी जो होता है उसमें अपने पास जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल कौन सा होगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जब भी होता है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि सपोज रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, क्योंकि हम लोगों ने पार्टिकल कैसा ले लिया, स्फेरिकल शेप अज्यूम किया है, देन सपोज रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इक्वल्स टू r एंड द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्योंकि अपने पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर इक्वल्स टू a। ठीक है, तो यहां पर अपने पास कुछ पॉइंट्स आ गए। क्या पॉइंट्स आ गया कि यहां पर एससीपी या सीसीपी पे यूनिट सेल कौन सी होती है, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 4। पार्टिकल्स कैसे हैं, स्फेरिकल है। ठीक है, और होते कितने पार्टिकल अपने पास, 4 पार्टिकल। रेडियस अपन एज्यूम कर लिया r, एज लेंथ एज्यूम कर लिया अपन ने a। अब देखो यहां पर अपन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाया अपन, तो ये मेरे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। ये हम लोगों ने बना दिया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल कहां पर होता है, पार्टिकल होता है कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे। और हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है कि जितने भी अपने पास यूनिट सेल्स होती हैं या क्रिस्टल्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो देखो फेस के सेंटर में पार्टिकल आ गया और कॉर्नर पार्टिकल है, हम लोगों को इसके लिए वैल्यूज निकालनी है। रीजन, क्योंकि पार्टिकल कॉर्नर पे भी है और फेस के सेंटर पे भी है। तो जब भी अपन पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है वो कैसे पता चलेगा, कि जहां पर अपन एक सैंपल ले लिया छोटा सा, जहां पर अपने पास पार्टिकल्स अरेंज किए हैं उन सब पार्टिकल्स का वॉल्यूम ले लिया अपन। तो पार्टिकल्स कहां पर होते हैं, कॉर्नर पे भी होते हैं और फेस के सेंटर पे भी होते हैं। तो इस पार्टिकल का ही वॉल्यूम लेना है अपने को। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि पार्टिकल्स का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों ने एक फेस डायगोनल ले लिया। ये जो फेस डायगोनल है कौन सा है, ये सपोज ए है, ये बी है, सी और डी। तो हम लोगों ने एक फेस डायगोनल AC ले लिया। ठीक है, क्योंकि AC क्यों लिया अपन ने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फेस सेंटर यानी फेस के सेंटर पर जो पार्टिकल है वो भी आ रहा है और कॉर्नर के पार्टिकल भी आता है। और हम लोगों को पता है कि फेस सेंटर सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पे होता है, इसलिए हम लोगों को इन सबकी वैल्यूज निकालना था। ठीक है, जो एक फेस के लिए वॉल्यूम आएगा वो बाकी सब फेस के लिए वॉल्यूम आएगा, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा सैंपल ले लिया। अब देखो यहाँ पर हमने रेडियस क्या बोला, r, तो इस पार्टिकल रेडियस कितनी हो गई r, इस पार्टिकल रेडियस कितनी हो गई r, और ये सेंटर के अंदर है तो यहाँ पर r प्लस r कितना हो गया अपने पास डायमीटर 2r हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेस डायगोनल लिया, फेस डायगोनल AC इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास 4r। ठीक है, फेस डायगोनल जो AC है इसकी लेंथ कितनी हो गई 4r हो गई। यहां पर देखो ये एक ट्रायंगल बन गया ADC, ट्रायंगल ADC की वैल्यू निकाल ली हम लोग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इसके अंदर AC स्क्वायर, इसको कैपिटल ले लेते हैं अपन ताकि बार बार लिखने में दिक्कत नहीं है, ये भी ले लिया। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर और CD स्क्वायर। अब बताइए AD क्या है, AD अपने पास क्यूबिक स्ट्रक्चर की एज है, ये एज लेंथ है, और एज लेंथ हम लोगों ने कितना लिख रखा है पहले से, A लिख रखा है। इट मींस AD की वैल्यू कितनी हो गई A। बताओ CD क्या है, CD भी अपने पास एज लेंथ है और क्यूबिक स्ट्रक्चर की एज लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ये भी कितनी है A है। तो क्या आएगा अपने पास AC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर और AC इक्वल्स टू √2A।
AC की वैल्यू कितना है भाई, लिखा है हमने पहले से 4R है, तो क्या लिखेंगे अपन 4R इक्वल्स टू रूट 2A और A इक्वल्स टू 4R अपॉन रूट। A की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास, ठीक है। और जो अपने पास टोटल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, A क्यूब होता है। टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, A क्यूब। तो A की वैल्यू आ गई, A क्यूब की वैल्यू रख देंगे अपन। अब सेकंड पॉइंट आया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। तो हम लोगों ने क्या कहा, पार्टिकल जो है वो कैसा है, पार्टिकल्स आर स्फेरिकल शेप एंड वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल स्फेरिकल शेप है और स्फेरिकल शेप जो उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं इसमें, 4 होते हैं। तो अपने पास वॉल्यूम occupied by particles equals to 4 multiply 4/3 pi r cube। अब देखो अपने पास दोनों पॉइंट आ गए, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल भी आ गया और टोटल वॉल्यूम भी आ गया। तो अपन यहाँ क्या लिखें अब, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना है 4 multiply 4/3 pi r cube। टोटल वॉल्यूम कितना है A क्यूब और A की वैल्यू कितना है 4R अपॉन रूट 2 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 74% आ जाएगा। ये 74% इसकी वैल्यू आ गई। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, पैकिंग एफिशिएंसी निकाला किसका, SCP और CCP का। इसमें यूनिट सेल कौन सी होती है, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड पार्टिकल कितने होते हैं 4। पार्टिकल जो है वो स्फेरिकल पार्टिकल की रेडियस कितनी है r, एज लेंथ कितनी है a। पार्टिकल स्फेरिकल है उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो पार्टिकल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो कितना हो गया, एक पार्टिकल का वॉल्यूम इतना है तो 4 पार्टिकल कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। पैकिंग एफिशिएंसी ये 4 multiply 4/3 पाई r क्यूब। फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिया यहाँ पर टोटल वॉल्यूम निकालना है अपने को। टोटल वॉल्यूम पता है अपने को A क्यूब होता है, बट A की वैल्यू निकालनी थी। तो A की वैल्यू क्या किया हमने, एक फेस डायगोनल ले लिया। जब फेस डायगोनल लिया तो उसमें एक ट्रायंगल बन गया AC² इक्वल्स टू AD² प्लस CD²। वैल्यूज रख दिया, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितना आ गया रूट 2A और AC की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है 4R के इक्वल है, ठीक है। तो A इक्वल्स टू क्या हो गया 4R अपॉन रूट 2। वैल्यूज प्लेस कर दी, कितना आ गया अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी 74% आ गया, ठीक है। क्लियर है ये, देखो इसको नेक्स्ट करेंगे हम लोग इसमें पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मींस BCC, जो कि बेसिक प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स की। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, इट्स इन शॉर्ट फॉर्म BCC। अब देखो बच्चों यहां पर भी अपने पास पॉइंट्स जो है कुछ पॉइंट सिमिलर है। अब अगर हम बात करें कि BCC जो है अपने पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसमें अपने पास जो यूनिट सेल है वो कौन सी होती है, बॉडी सेंटर्ड होती है, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल कहां पर होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं और साथ में क्या होते हैं, बॉडी के सेंटर पे होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने होंगे अपने पास, ओनली 2 पार्टिकल, जो कॉर्नर पे है और सेंटर पे है, ठीक है। एज लेंथ A ले लिया, स्फेरिकल पार्टिकल है, रेडियस R आ गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल 4/3 है, तो टोटल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड किया वो कितना हो गया 2 multiply 4/3 पाई r। तो यहाँ पर अपन ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स है वो तो कैलकुलेट कर लिया, 2 multiply 4/3 पाई r क्यूब है, ठीक है। ये वॉल्यूम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपने को क्या करना है इसके अंदर कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके बाद अपन उसके लिए कुछ वैल्यूज जो है वो डिटरमाइन करेंगे। टोटल वॉल्यूम निकालना है अपने को, A की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो A की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया,
ये अपन इसका बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बॉडी सेंटर में पार्टिकल कहां पर होगा भाई? कॉर्नर पे। ये कॉर्नर आ गया, ये दूसरा कॉर्नर आ गया, ठीक है। और बॉडी के सेंटर पे यानी बिल्कुल बीच में अपने पास पार्टिकल है, ये बॉडी सेंटर पे आ गया, ठीक। ये आ गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। अब मेरे को क्या करना है, इस पार्टिकल को लेते हुए इसका वॉल्यूम निकालना है, तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। तो मैंने क्या किया, एक बॉडी डायगोनल ले लिया। इस बॉडी डायगोनल ए ई की वैल्यू जो है वो कितनी है, आर, डायमीटर 2r और r यानी 4r हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ट्रायंगल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर एक फेस डायगोनल ले लिया मैंने सी। तो यहां पर अपन क्या कहते हैं, इन दिस स्ट्रक्चर टेक फेस diagonal CE and body diagonal AE, ठीक है। ट्रायंगल EBC CE स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। CE स्क्वायर की फेस डायगोनल की वैल्यू निकालना है अपने को, तो CD की वैल्यू कितनी है, ये अपने पास एज लेंथ है, ये अपने पास एज लेंथ है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गया, CE स्क्वायर की वैल्यू आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, फेस डायगोनल लिया क्यों था, क्योंकि अपने को बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालनी थी, और बॉडी डायगोनल के लिए अपने को एक ट्रायंगल बनाना था, इसलिए हम लोगों ने फेस डायगोनल लिया। तो अब ट्रायंगल बन गया अपने पास ACE। इसमें क्या आएगा अपने पास, जो डायगोनल है AE का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। CE स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, 2A स्क्वायर, और AC की वैल्यू कितनी आएगी, A। तो अपने पास क्या लिखेंगे अपन, A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, और AE इक्वल्स टू √3A, और AE की वैल्यू किसके इक्वल है, 4R। तो अपन ने क्या लिखा, A इक्वल्स टू 4R इक्वल्स टू √3/A, और A इक्वल्स टू 4R/, ठीक है। तो A की वैल्यू आ गया, और अपने को पता है कि टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना होता है भाई, टोटल वॉल्यूम होता है A। तो अब देखो अपने पास सारी वैल्यूज आ गई, जो पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया वो वैल्यू भी आ गई, जो टोटल वॉल्यूम है वो वैल्यूज भी आ गई अपने पास। यहाँ वैल्यूज रख दिया मैंने, पार्टिकल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया 2 × 4/3 πr³। टोटल वॉल्यूम कितना है, 4r/√3³। सॉल्व करें इसको, अपन मल्टीप्लाई 100 कर दिया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 68%, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने पास BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी आएगा 68%। देखो बहुत क्लियर है, BCC में यूनिट्स है बॉडी सेंटर्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल 2, पार्टिकल जो है वो स्फेरिकल है, उनका रेडियस r है, ठीक है। तो पार्टिकल का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 πr³। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, 2 × 4/3 πr³। सेकंड हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर लिया, इसके अंदर हम लोगों ने एक तो लिया बॉडी डायगोनल AE और एक ले लिया फेस डायगोनल CE। पहले फेस डायगोनल CE जो लिया हम लोगों ने, इससे अपन इसकी वैल्यू निकाले। तो CE फेस डायगोनल के लिए ट्रायंगल बन गया, उससे अपन ने CE की वैल्यू निकाली, कितना आ गया, 2A स्क्वायर। मैथ के स्टूडेंट जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है उनके पास, क्यूबिक स्ट्रक्चर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला 2A स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। सेकंड लिया अपन ने ट्रायंगल ACE, यहाँ पर AE स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया था, तो क्या आ गया, A की वैल्यू 4r/√3। अब ये वैल्यू यहाँ रख दिया हम लोगों ने, तो अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी आएगा 68%। बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है पैकिंग एफिशिएंसी की डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन पूछे हुए हैं डेरिवेशन, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है डेरिवेशन के बारे में, क्लियर है। तो
तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पैकिंग एफिशिएंसी। एक हो गया अपने पास स्पेस सेंटर्ड, सेकंड हो गया बॉडी सेंटर्ड, और लास्ट जो हम लोग करेंगे वो है अपने पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर भी स्टार्टिंग पॉइंट तो अपने पास एज इट इज रहेगा। ठीक, यूनिट सेल यहां पर कौन सी आएगी अपने पास? यूनिट सेल आएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है? 1। रेडियस r है, पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो पार्टिकल से जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया, क्योंकि पार्टिकल एक ही है, तो 1 × 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इसके अंदर, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे होगा भाई? देखो, सबसे सिंपल होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स केवल कहां पर होते हैं? कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं। ये अपन ने डायग्राम बना लिया इसका। ये डायग्राम बन गया इसका। पार्टिकल्स कहां पर है? एक इस कॉर्नर पे है और दूसरा इस कॉर्नर पे है। ये अपने पास इसके लिए एज लेंथ a है, रेडियस r, रेडियस r। ठीक है, तो यहां पर अपने पास a की वैल्यू कितना हो गया? 2r आ गया। कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे, और कॉर्नर जो है वो दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करते हुए हैं, तो एज लेंथ a के इक्वल हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया? 2r। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया वो आ गया अपने पास। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? बहुत सिंपल सा है पैकिंग एफिशिएंसी, 1 × 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। और सेकंड अपन ने क्या कहा यहाँ पर? टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 2r क्यूब मल्टीप्लाई 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गया? 52.4%। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी है वो सबसे सिंपल होती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के पास पैकिंग एफिशिएंसी का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे हम वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे यूनिट सेल का। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, हम लोगों ने क्या अज्यूम किया कि सपोज एज लेंथ इक्वल्स टू a, देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू 1। वॉल्यूम तो आ गया भाई हमारे पास। अब पॉइंट है अपने पास मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालें? तो यूनिट सेल का मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल कैसे? तो पहले तो अपने पता होना चाहिए कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो अपने पास फर्स्ट पॉइंट तो क्या आ गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम लोगों ने z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको किसी एक पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मास आ जाएगा। अगर सभी पार्टिकल एक जैसे हैं तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूनिट सेल में सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, तो उस केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दें। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया? z मल्टीप्लाई मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, अब मास ऑफ वन पार्टिकल कितना होता है भाई? मास ऑफ वन पार्टिकल, तो आप लोगों ने देखा कि अपने पास 1 मोल जो होता है, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल होता है।
और 1 मोल पार्टिकल का जो मास होता है वो कितना होता है, जितना उसका मोलर मास हो उतना उसका क्या होता है, मास होता है। तो अपन यहाँ क्या लिखते हैं कि जो मोलर मास है वही उसका मास होता है, किसका, 1 मोल पार्टिकल्स का। ठीक है, तो इतने पार्टिकल्स का जो मास है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल होता है। तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा, जो मोलर मास है उसको अपन डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 पार्टिकल। अब सारी वैल्यूज रखनी है अपने को केवल यहाँ पर। क्या वैल्यूज आई है भाई अपने पास, देखो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स Z मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास निकालना है, कितना होगा, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर्स। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, एक क्यूब है। तो ये अपने पास डेंसिटी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस पे अपने पास काफी सारे न्यूमेरिकल्स बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल्स गिवन है अपने पास बुक के अंदर। राजस्थान बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती है इस चैप्टर में से, बट जो एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, सीबीएसई में 101% अगर इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया सिलेबस में, तो ये मान के चलिए कि इस टॉपिक के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर 101% न्यूमेरिकल बन के आएगा, क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न के अंदर डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल 101% आता है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। आरबीएसई में न्यूमेरिकल नहीं आता है नॉर्मली, ठीक है, बट अपन ये नहीं कह सकते आ नहीं सकता, ठीक है ना, लेकिन आज तक आया नहीं है। ठीक, तो अपने पास जो बुक के एग्जांपल्स हैं, जो बुक में दिए हुए क्वेश्चंस हैं वो करना है, और बुक के क्वेश्चंस बहुत सिंपल से हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हैं, सारी वैल्यूज रखी हुई है और डेंसिटी निकालना होता है। ठीक है, तो ये अपने पास डेंसिटी कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। तो इस चैप्टर का जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था वो हम लोगों ने लगभग क्लियर कर लिया है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स थे, उनका डाउट था कि बुक के अंदर एक क्वेश्चन था, उसका रिजल्ट जो आ रहा था, आंसर जो था वो आंसर डिफरेंट आ रहा था। तो बच्चों उसके अंदर अपने पास जो बुक में दिया हुआ है, मिसप्रिंट किया हुआ है, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स, कुछ वैल्यूज जो है वो मिसप्रिंट है। क्वेश्चन बता देते हैं हम आपको। सिल्वर फॉर्म्स CCP lattice and X-ray studies of the crystal show that the age length is 408.6 pm 408.6 pm pm मतलब पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर का डेंसिटी हमको कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू 107.9 U। अब देखो बहुत सिंपल सा है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या था, Z मल्टीप्लाई M अपॉन A क्यूब मल्टीप्लाई N। Z की वैल्यू क्या है, यहाँ पर CCP क्लोज पैकिंग है, और CCP क्लोज पैकिंग के अंदर हम लोगों ने कहा था कि यूनिट सेल कौन सी होती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसमें पार्टिकल कितने होते हैं, 4। इट मींस Z की वैल्यू कितना हो गया अपने पास, Z की वैल्यू हो गया 4। M क्या है, मोलर मास, ऑलरेडी गिवन है, एटॉमिक मास 107.9। ठीक है, A क्या है, एज लेंथ है 408.6 पिकोमीटर। तो 408.6 पिकोमीटर को अपन सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में लिखते हैं तो 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, या मैं इसको लिख दूं 4.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए की वैल्यू पता है अपने को, एन ए आप लोगों को पता ही है, एवोगैड्रो नंबर है 6.023 10⁻23। वैल्यूज रखें, 4 मल्टीप्लाई 107.9 अपॉन 4.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 6.023 10⁻23। अब देखो 8 3 जा 24, और ये क्या प्लस 23 है, ये माइनस 24 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10⁻⁻1 रह जाएगा। 107.9 अपॉन 4.08 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। ठीक है, -1 है, ऊपर ले जाएं तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से।
क्लियर है? अब बस इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो इसका रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा इसके अंदर 10.5 ग्राम्स सेंटीमीटर, ये इसका डेंसिटी आ जाएगा। तो मोस्ट ऑफ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है अपने को, केवल कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है इसकी, बाकी सारा सिंपल टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं उसको एक बार दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि अभी तक जो टॉपिक थे वो सारे फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट अपन ने क्या सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफिकेशन किया, देन क्लोज पैकिंग, यूनिट सेल्स को अपन डिस्कस किया, यूनिट सेल्स के टाइप डिस्कस किए, क्रिस्टल ग्रुप के टाइप डिस्कस किए, फिर हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी की बात की और पैकिंग एफिशिएंसी के साथ डेंसिटी निकाला है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाला पोर्शन था जो हम लोगों ने अभी तक क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमेशा क्वेश्चन बनता है इम्परफेक्शन में से, तो हम लोग इसका जो डिफेक्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको लर्न कीजिए, रीड कीजिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर को हम इस वीक के अंदर वेडनेसडे या लास्ट थर्सडे तक इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नई यूनिट सॉल्यूशन चैप्टर। जो सेकंड चैप्टर है बहुत ही अच्छा और न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को नेक्स्ट आफ्टर 2 और 3 डेज के बाद। ठीक है, तब तक आप लोग इसको लर्न करिए। थैंक यू।